गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, कल 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए हमारा जो टॉपिक था वो था एम्पियर का नियम, और उसके अलावा हमने एक सीधे चालक तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात किया था और उसका मान आया था B = μ0I/2πr। ये उस चालक तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P था जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात किया था। ठीक है, अब देखिएगा आज का जो नया टॉपिक है या आज की जो क्लास है उसके लिए जो नया टॉपिक है वह है परिनालिका। परिनालिका यानी इसको बोलते हैं सोलेनोइड। देखिएगा परिनालिका क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं कि किसे हम परिनालिका कहते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक कॉपर का वायर है, हमने एक कॉपर का वायर लिया, ठीक है ना, और उसको हमने क्या किया है, एक बेलनाकार सतह के ऊपर इस तरह से लपेट दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है यानी ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। यानी अगर किसी भी तांबे के तार को आप बेलनाकार सतह के ऊपर लपेटते हैं तो एक स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं परिनालिका की जो परिभाषा है उसके बारे में अगर हम लिखें तो वो क्या होगी, यदि तांबे के तार को किसी बेलनाकार कुचालक सतह पर लपेटा जाता है तो इस प्रकार बनने वाली आकृति परिनालिका कहलाती है। तो परिनालिका क्या होती है कि तांबे के तार को अगर आप बेलनाकार सतह के ऊपर लपेटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका। यानी जैसे ये अपने तांबे का तार है, आपने इस तरह से लपेटा तो ये क्या कहलाती है, मान लो ये इसका सिरा A है और ये इसका सिरा B है, तो हम इसको क्या कहते हैं, परिनालिका। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा परिनालिका है उसके अंदर कौन से गुण होते हैं, वो कौन से गुण प्रदर्शित करती है जिसकी वजह से हम उसको चुंबक की तरह पढ़ते हैं, यानी उसके गुणों को हम चुंबक की तरह स्टडी करते हैं, वो कौन से कारण होते हैं। देखिएगा अगर किसी परिनालिका, जैसे ये कोई परिनालिका है, इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया, मान लीजिए बैटरी जोड़ दी हमने एक स्विच के साथ, तो जैसे इसमें करंट फ्लो होता है, अगर हम इसको लटकाते हैं धागे की सहायता से, यानी परिनालिका है और उसको हम धागे की सहायता से अगर लटका देते हैं तो ये हमेशा N से लेके और S यानी ये NS दिशा में क्या होता है, स्थिर हो जाता है। किस दिशा में, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ दिशा में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब देखिएगा अगर आप किसी छड़ चुंबक को लटकाते हैं, किसी छड़ चुंबक को आप फ्रीली लटकाते हैं, वो हमेशा N से लेके और S दिशा में क्या होता है, स्थिर होता है। परिनालिका के अंदर की जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो भी क्या होता है, किस दिशा में खुद को सेट कर लेती है, N से S दिशा में क्या कर लेती है, खुद को सेट कर लेती है। इसका मतलब कि जो परिनालिका है एक ही
विद्युत धारावाही परिणलिका है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करती है, इसलिए हम उसको चुंबक में पढ़ते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर विद्युत धारा की दिशा को बदल देता हूं, अगर करंट की धारा की दिशा बदल देने पर, दिशा को बदल देने पर क्या होगा कि जो पहले सिरा, अगर ये वाला सिरा एन दिशा में है तो वो घूम के क्या हो जाएगा, एस दिशा के अंदर सेट हो जाएगा। इसका मतलब कि जो परिणलिका है वो 180 डिग्री के ऊपर घूम जाती है। यानी परिणलिका के अंदर अगर विद्युत धारा की दिशा को हम बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्लियर? तो इसलिए हम परिणलिका को चुंबक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है? अब देखिएगा, जो परिणलिका होती है उसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किस तरह से प्रदर्शित की जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है परिणलिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी किसी परिणलिका के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरह से होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि ये जो कोई परिणलिका है आपके पास है, इसको हम इस तरह से काट देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, हम इसको इस तरह से काटते हैं आधे भाग के अंदर। तो देखिएगा, मान लेते हैं ये ऊपर का भाग हो गया और ये वाला जो भाग है ये कौन सा हो गया, नीचे वाला। ठीक है बच्चों? अब यहां पर देखिएगा, ये जो हेलिक्स है, हेलिक्स मतलब ये जो चूड़ीदार घुमाव है, यानी ये जो वृत्ताकार लूप है, इनके अंदर देखिएगा, अगर एक वृत्ताकार लूप है तो देखिएगा इस भाग में करंट अगर ऐसे है तो दूसरे वाले भाग में करंट कैसे होगा, ऊपर की ओर। यानी किसी भी वृत्ताकार लूप के अंदर अगर आप दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है इस पॉइंट में करंट क्या होगा, नीचे की ओर। यानी प्रत्येक दो अपोजिट जो बिंदु है, डायगोनली यानी जो व्यास के परितः जो दो अलग अलग बिंदु हैं उनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर? तो देखिएगा, तो मान लेते कि जो आधे भाग में जो तांबे की जो चूड़ियां हैं या जो वृत्ताकार है वो इस तरह से बाहर की ओर आ रही है, और आपको ये भी पता है कि किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, आउटवर्ड होती है, तो हम उसको डॉट से लिखते हैं, अगर अंदर होती है प्लेन के अंदर तो हम उसको क्रॉस से लिखते हैं। तो देखिएगा, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है, ये बिंदु, तो यहां पर देखिए बाहर की ओर निकल रही है, इसमें हमने डॉट से लिखा है, इसमें अंदर की ओर जा रही नीचे से, तो वो क्या होगी, हमने क्रॉस से लिख दिया है। ठीक है बच्चों? यानी अगर हम यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बन रहे हैं तो किस तरह से होंगी, इस तरह से होंगी, इसके लिए इस तरह से होंगी, ठीक है बच्चों? यानी यहां पर देखिए, अगर हम चुंबकीय बल रेखा की दिशा ज्ञात करें यहां पर, तो देखिएगा करंट इससे बाहर आ रहा है, इस वाले बिंदु से विद्युत धारा की दिशा बाहर की ओर है, तो यहां पर देखिएगा अगर हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं और अंगूठे को करंट की दिशा में करते हैं, तो देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, अंगुलियों के घुमाव की दिशा में। यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा, इससे और ऐसे। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, इस बिंदु की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र
ऐसे। क्लियर? अब देखिएगा, अगर यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, विद्युत धारा कैसा है अंदर की ओर, तो यहां पर देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से होगा, इस तरह से, यानी इस तरह से होगा। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, तो ये तो दोनों सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशाएं होगी। अब देखिएगा, तो अगर कोई बड़े वृत्त पड़ेंगे उससे चुंबकीय क्षेत्र किस तरह का बनेगा, इस तरह का। तो किसी भी परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, यानी ये क्लोज लूप होती है इस तरह से ये क्लोज होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हम ऐसे बना सकते हैं इनको। तो ये क्या हो गया, किसी भी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ही इसको प्रदर्शित करती है, किसी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ गए? तो ये क्या होता है, परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिएगा यहां पर एक ही नया और आता है कि आदर्श परिनलिका क्या कह रहा है, आदर्श परिनलिका ये क्या होती है, अगर किसी परिनलिका की जो त्रिज्या है उसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श परिनलिका। ठीक है ना, यदि किसी परिनलिका की त्रिज्या उसकी लंबाई से बहुत कम है, तो उसे आदर्श परिनलिका कहते हैं। तो बच्चों आदर्श परिनलिका क्या होती है, अगर कोई परिनलिका है, अगर उसकी त्रिज्या r उसकी लंबाई से बहुत छोटी है या बहुत कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श परिनलिका। क्लियर? अब देखिएगा, और इसके एक दो गुण और देते हैं कि जो आदर्श परिनलिका होती है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यानी एक आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। यानी किसी भी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि कोई भी एक परिनालिका है, अनंत लंबाई की परिनालिका लेते हैं कि ये एक परिनालिका हमने बना ली, ये उसका ऊपरी भाग हो गया, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से है, या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होगी डॉट से, और ये वाला हमने मान लिया उसका नीचे वाला भाग है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, क्रॉस से।
क्लियर। और एक आइडियल यानी आदर्श परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं, बिल्कुल समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने ये बना ली समांतर रेखाएं, ये किसको दर्शा रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, यानी इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये चुंबकीय बल रेखाएं किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया B। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है, इस परिनलिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए बच्चों, पहले ध्यान से देखिएगा, इस परिनलिका के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है, राइट नहीं, नो प्रॉब्लम, एक दूसरे के समांतर है। तो आपको पता है कि इस परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर समान रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए कल हमने बात की थी कि गाउस का नियम यानी एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्पियर सतह का मतलब इस एम्पियर सतह को अज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो हमने मान लिया कि ABCD ये हमने की स्क्वायर शेप में एक एम्पियर सतह को कंसीडर कर लिया, A B C और D, ठीक है बच्चों। और मान लेते हैं इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। ये ABCD क्या है, एक ही एम्पियर सतह है, यहां पे लिख देता हूं, माना किसी नालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, अतः माना L लंबाई का वर्गाकार एम्पियर सतह जिसमें विद्युत धारा का मान I है, उसकी कल्पना करते हैं। इतना जान दीजिए। तो हमें क्या माना है कि ये जो एम्पियर सतह है इसके अंदर इसकी लंबाई कितनी है, L मान ली हमने, और इसकी जो प्रत्येक जो ब्रांच है या प्रत्येक AB या BC CD उसमें प्रत्येक में करंट कितना है, I करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी ये करंट कितना है, I। अतः एम्पियर के नियम से एम्पियर का नियम क्या कहता है, कल हमने बात किया था कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसको प्रदर्शित किसके बराबर होता है, μ0 I के। क्लियर, ये क्या होता है, एम्पियर का नियम। अब देखिएगा, हमने इस ABCD की बात करें तो इसके लिए पूरे के लिए बात करते हैं, पहले AB को निकालेंगे, फिर BC को निकालेंगे, फिर CD को, फिर AD को। तो मैं इस B डॉट dl को मैं स्प्लिट कर देता हूं, किसके लिए, देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं A से लेके और B तक, A से और B। देखिएगा A से B की लंबाई कितनी है, L के बराबर है, dl का समाकलन कितना हो जाएगा, L। और देखिएगा जब ये डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अब यहां पर देखिएगा जो dl है वो इस तरह से है लंबाई, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से, यानी
दोनों एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री पर, यानी हम इसको कर सकते हैं BL cos 90 AB के लिए। ठीक है बच्चों, प्लस अगर हम BC की बात करें तो B से लेके C तक, यहां पर dl की लंबाई, dl भी इसी दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, इसी दिशा में है, तो यहां से कह सकते हैं हम इसको BL cos 0 डिग्री, यानी इनके बीच का जो कोण है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर हम CD की बात करें तो यहां से देखिएगा C से लेकर D तक जो dl है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी BL cos 90। और नेक्स्ट जो D से लेके A है, ये जो इस परवलयिका के क्या है, बाहर की ओर स्थित है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0L। ठीक है ना, cos 180 डिग्री इक्वल टू, यहां पर लिखता हूं इक्वल टू म्यू 0 I। हमने सभी को रख लिया है, यहां पे cos 180 क्योंकि इधर dl है और इधर करंट हो गया, तो यहां से देखिएगा cos 90 कितना होता है, 0, cos 0 कितना होता है 1, यानी BL, ये 90 0 और ये भी कितना हो गया 0, BL किसके बराबर बचेगा आपका, म्यू 0 I के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान रखना। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं कि इस परिवलयिका के अंदर प्रति इकाई लंबाई में जो टर्न्स है, यानी घेरों की संख्या है, वो मानते हैं N है, माना एकांक लंबाई में उपस्थिति घेरों यानी टर्न्स की संख्या N है। ठीक है, अतः कुल घेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, N इक्वल टू NL, यानी प्रत्येक इकाई लंबाई में, एकांक लंबाई में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने, स्मॉल n के बराबर है। तो पूरे परवलयिका में, पूरे सोलेनोइड में जो कितने टर्न्स होंगे, वो टोटल लंबाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, N इंटू L। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, अतः BL इक्वल टू कितना हो जाएगा, N म्यू 0 I। अच्छा, ये N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और आपको पता है कि किसी भी, हमने वृत्ताकार लूप पढ़ा था जब बायो सावर्ट का नियम, उसके अंदर भी हमने बताया था कि जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं किसी भी हेलिक्स के अंदर, ठीक है ना, या नंबर ऑफ हेलिक्स बढ़ जाते हैं किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, n टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो BL है वो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हम यहां से लेते हैं इक्वेशन 2 से, NL म्यू 0 I। तो L से बच्चों L कैंसिल हो गया, तो B बराबर कितना हो गया, म्यू 0 N I, सॉरी म्यू नॉट N I। तो यहां से B इक्वल टू म्यू नॉट N I, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, और ये सोलेनोइड के अंदर कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी इस परवलयिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। अब देखिएगा, यहां से आपको पता लग रहा है कि जो B है वो किसके समानुपाती है, I के। यानी अगर हम परवलयिका में करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, करंट ज्यादा कर देते हैं, तो बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम N B है वो किसके समानुपाती है, N के भी। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम घेरों की संख्या को बढ़ा दें, अगर जो हमने पास पास लपेटा है अगर उसको हम बिल्कुल संख्या बढ़ा दें, तब भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो किसी भी सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र किस किस पर निर्भर करता है, एक तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और नंबर ऑफ टर्न्स पर। ठीक है, अब देखिएगा ये कहां पे होता है, मिड में होता है। अगर आपको
किनारों पर पूछा जाता है। कहां पर? एंड पर, जो किनारे होते हैं वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मिडिल पार्ट का हाफ होता है, वो कितना होता है? हाफ म्यू 0 एन आई। तो ये किसी भी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का एक्सप्रेशन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसको नोट करना है तीनों टॉपिक को और साथ में पढ़ते रहना है।